We'll just get right into the video, but before that, let me just tell you that this video is sponsored by OneFootball app. OneFootball is one-stop destination for all your football hunger. So in case you missed a match or two and you want to watch the match highlights, you want to stream some matches on the app, or maybe read latest articles related to football, you can get everything on it. So don't forget to check out the description box below, hit the link, download the app. It's that easy. नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? I hope well and good. You know what? That is the most important thing that matters. आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. One of the most important videos that you should be watching. And why is this important? एक जोक मारने वाली हूँ बड़ा गंदा, वो इसलिए कि मैंने काफ़ी मेहनत की है इस वीडियो पे. चलो वो तो मेरा ड्यूटी बनता है करने का. ये वीडियो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जुलाई 15 को एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है इंडियन फुटबॉल को लेके, जो कि सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया गया है. अब सुप्रीम कोर्ट उस पर मोहर लगाएगा नहीं लगाएगा वो 21 जुलाई को पता चलेगा. ऐसा क्या हुआ कि हमको एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ज़रूरत पड़ गई? सब चीज़ के बारे में बात आज नहीं होगी. वो इसलिए क्योंकि जितना भी ये जुलाई 15 को कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, क्या नहीं है, क्या रखा गया है, क्या काटा गया है, एवरीथिंग वो डिस्कशन होगा कल के वीडियो में जो मैं अपलोड करूँगी. बट तुमको ये पता होना चाहिए कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे. फीफा कैसे हम पे बैन लगाने की सोच रहा था. AIFF ने इलेक्शंस क्यों नहीं किए. क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व होना पड़ा. क्या हुआ ऐसा कि कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स एक चीज़ बनाई गई जो कि हैंडल कर रहा है अभी डे टू डे फुटबॉल अफेयर्स. वो सब जानने के लिए तुम आज का वीडियो ज़रूर देखना ताकि तुम कल का वीडियो अच्छे से समझ पाओ. फुटबॉल का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया में, लेकिन ऐसा क्या हुआ दैट वी हैड टू गो एंड फॉर्म अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा केस है, मिस्टर प्रफुल्ल पटेल का केस. इनकेस तुमको नहीं पता तो मैंने एक वीडियो बना रखा है इस पर, तुम जाके वो चेक कर सकते हो. यहाँ पे लिंक होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इन केस you want to know more about this case. Now, Mr. प्रफुल्ल पटेल AIFF के प्रेसिडेंट थे. तो कोई भी जो AIFF का प्रेसिडेंट होता है वो 12 ईयर्स के लिए सर्व कर सकता है कॉन्टिन्यूसली. तो 3 साल का टर्म मिलता है उनको, जिसमें हर टर्म 4 साल का होता है. तो मतलब 12 साल के लिए तुम प्रेसिडेंट बन सकते हो. तो मिस्टर प्रफुल्ल पटेल 2008 में प्रेसिडेंट बन गए थे. तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन दिसंबर 2020 में इलेक्शंस होने चाहिए थे जब कोई हमको नया प्रेसिडेंट मिलता AIFF का. पर वो हुआ नहीं क्योंकि वो AIFF के प्रेसिडेंट अभी तक थे. क्यों थे, जो भी था वो तुम वीडियो में जाके देखना. आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मई 18 से लेके जुलाई 15 तक कि क्या हुआ है इंडियन फुटबॉल में. तो मई 18 को एक बहुत बड़ी रूलिंग आती है. सुप्रीम कोर्ट ने मिस्टर प्रफुल्ल पटेल को बोल दिया कि भाई सीट खाली करो, बहुत हो गया, अब ये सब नहीं चलेगा. तो सोचो AIFF का कोई प्रेसिडेंट नहीं है, इलेक्शंस हुए नहीं है, तो ये बॉडी, ये फेडरेशन रन करेगा कैसे. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, जो भी ये काम हो रहा था AIFF के अंडर ये सब बंद करो. और उन्होंने एक 3 मेंबर कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, जिसको COA भी बोलते हैं और ऐसे ही एड्रेस किया जाएगा हमारे काफ़ी डिस्कशंस में आगे. तो उन्होंने 3 मेंबर COA अपॉइंट कर दिया जो कि आगे जितना भी ऑपरेशन है AIFF का वो हैंडल करेगा. इस कमेटी के जो 3 मेंबर्स हैं उनमें सबसे पहले हैं AR दावे, जो कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रह चुके हैं. ये इस पैनल को हेड करेंगे. दूसरे जो इसके मेंबर हैं वो हैं SY कुरैशी, ये फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं. तीसरे मेंबर जो इस कमेटी के हैं वो हैं भास्कर गांगुली, ये पहले इंडिया के लिए खेल चुके हैं, इंडिया के कैप्टन रह चुके हैं एंड ही वाज अ गोल कीपर. तो ये 3 मेंबर का कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया जो कि AIFF को रिप्लेस करेगा और उनका सारा ऑपरेशन यही कमेटी करेगा. ये जो कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स है इसका एम क्या है, व्हाट आर दे गोइंग टू डू. सबसे पहली चीज़, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इनको फॉर्म करना है. दूसरी चीज़, इनको जल्दी से जल्दी जो पेंडिंग इलेक्शंस हैं जो कि 2020 में हो जाने चाहिए थे वो इनको कंडक्ट करवाना है. मतलब AIFF एग्जीक्यूटिव कमेटी के इलेक्शंस इनको कंडक्ट करवाने हैं एज सुन एज पॉसिबल. तीसरी चीज़, जितने भी डे टू डे गवर्नेंस होता है, जो भी काम रहता है AIFF का, वो भी सारा कुछ कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स देखेगा. जैसे कि टूर्नामेंट्स कब करवाने हैं, कहाँ करवाने हैं, कौन से प्लेयर सिलेक्ट करने हैं, ऐसी जो भी चीज़ें होती हैं ये सब COA करेगा. और एक और चीज़ बोला कि जो ये न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा ये जो नेशनल स्पोर्ट्स कोड एंड मॉडल गाइडलाइंस है उसको मद्देनज़र रखते हुए बनाना चाहिए. और उन्होंने एक और चीज़ बोली कि बाय जून 30 हमको एक इलेक्टेड बॉडी खड़ी करनी है.
तो तुम सोच सकते हो जून 30, इट्स ऑलरेडी 18th मई, तो इतना ही टाइम मिला था इस कमेटी को इतना काम करने का। अब इस वीडियो में जो तुम आगे देखने वाले हो वो थोड़ा डिफरेंट टेढ़ा मेढ़ा चीज़ होने वाला है, और वो ये है कि मैं एक सीन इनैक्ट करने वाली हूँ जो कि सुप्रीम कोर्ट में हुआ होगा। इस सीन में 3 लोग होने वाले हैं। एक होने वाले हैं जो AIFF के लॉयर हैं जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक होने वाले हैं जो पिटिशनर हैं जिन्होंने इस पूरे केस के अगेंस्ट 2016 में भी बोला था, और एक होने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट जज। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है कि किस तरीके से वहाँ पे ये बातचीत हुई होगी। मैं लेमैन टर्म्स में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो इसका कोई और मतलब मत निकालिएगा, ये सिर्फ ताकि तुमको बहुत आसानी से समझ में आ जाए कि एक्चुअली में क्या सीन था। सर, आपको एक रिक्वेस्ट है, आप हमको 3 महीने दीजिए ताकि हम इलेक्शंस करवा पाएँ और नया कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कर पाएँ। सर, कुछ लोग हैं जिनके कहने पे ये पूरा फेडरेशन चलाया जाता है, वो तो चाहेंगे ही कि जितना डिले हो सके उतना उनके लिए बेटर है। मैं आपको बस इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स बनाया जाए जो कि एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज उसको हेड करे, और वही ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनना है, कैसे इलेक्शंस होने हैं, वही ये सब देखें। हमने एक 3 मेंबर कमेटी बनाई है जो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। हम नहीं चाहते कि सिर्फ एक पार्टी जो है AIFF सिर्फ वही इसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शंस रेज करे, तो हम इनवाइट करते हैं और हम चाहते हैं कि जितनी भी पार्टीज़ हैं वो आएँ और वो अपने अपने कंसर्न्स बताएं कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, वो सब चीज़ें वो COA को बताएं ताकि एक अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमको इलेक्शंस कंडक्ट करवाने हैं, तो इलेक्टोरल रोल जल्दी से जल्दी प्रिपेयर किया जाए ताकि इलेक्शंस हों, और ये जो इलेक्शंस होंगे ये एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के सुपरविजन के अंडर होंगे। दूसरी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे कि AIFF जब ये ड्राफ्ट बनेगा कॉन्स्टिट्यूशन का तब वो वहाँ बैठें और इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की कोशिश करें, ये नहीं होगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। सर, इसमें थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है, जो आपने कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स बनाया है ये एक थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस माना जाएगा फीफा की तरफ से। फीफा बहुत ही सेंसिटिव है इन इश्यूज़ को लेके कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहना चाहिए इस सब में, क्योंकि वो सेल्फ गवर्नड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हैं, तो हो सकता है कि वो इंडिया पे बैन लगा दे क्योंकि उनको लगे कि ये थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है बाय द गवर्नमेंट। ये सब हम समझते हैं, फीफा को हम संभाल लेंगे, बट कोई सवाल पैदा नहीं होता कि AIFF बैठेगा जब नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, ये नहीं होगा। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि क्या सही में फीफा को प्रॉब्लम है इस चीज़ से? द आंसर इज़ येस, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। फीफा के जो क्लॉजेज़ हैं उनमें एक चीज़ लिखी हुई है जो वो चाहते हैं कि हर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ हो, और वो ये है कि तुम कभी भी कोई भी तुम्हारे डिस्प्यूट्स होते हैं तुम कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते हो, मतलब तुम अपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते उन चीज़ के लिए। तो अगर कभी भी कुछ डिस्प्यूट्स आते हैं और वो सॉल्व करने हैं, तुम आर्बिट्रेशन सीख कर सकते हो, बट नेवर एवर गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ टू सॉल्व योर डिस्प्यूट्स। फीफा ने थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की वजह से बैन लगाए हैं, कीनिया पे लगाया है, जिम्बाब्वे पे लगाया है जो लेटेस्ट अभी लगे हुए हैं, इंडोनेशिया पे भी लगा था बैन, पाकिस्तान पे भी बैन लगा हुआ था, एंड तुमको पता है लेटेस्ट रशिया पे भी लगा हुआ है बिकॉज ऑफ द वॉर। एंड ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो ये COA बनाया गया है कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये तो कहीं से भी लिंक्ड नहीं है ना, AIFF, AFC, फीफा कहीं से भी लिंक्ड नहीं है, ये तो हमारे जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है इंडिया के, तो उन्होंने बनाया है। तो विच इज़ वाई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, विच इज़ वाई बैन इंडिया पे लग सकता है। तो ये जो बैन लगता है इंडिया पे, तो उसमें क्या होगा? सबसे पहली चीज़, इंडिया इंटरनेशनल मैचेस खेल ही नहीं पाएगा, तो वी आर बैंड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एनी इंटरनेशनल मैचेस। इमेजिन, इस चीज़ पे अगर तुमको याद हो तो सुनील छेत्री ने भी बोला था कि मेरा ऑलरेडी इतना एज हो गया है, कुछ ही टाइम बचा है, एंड यू नेवर नो व्हेन इज़ योर लास्ट मैच दैट यू आर प्लेइंग फॉर योर कंट्री। तो इमेजिन यू कांट प्ले इंटरनेशनल मैचेस अगर बैन लगता है। दूसरी चीज़, इंडिया अंडर 17 विमेन वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है अक्टूबर 11 से। You're not allowed to do that अगर तुम पे बैन लग गया। थर्ड थिंग, इंडिया जब भी जिस भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहा था, जैसे कि AFC कप हुआ था, इंडिया वॉज पार्टिसिपेटिंग इन इट, नॉट अलाउड, वो सब भी अलाउ नहीं किया जाएगा। अगली चीज़, जो ओवरसीज प्लेयर्स आते हैं इंडिया के आई लीग ISL में खेलने के लिए, वो भी बैन हो जाएगा। देखो, इशू तो बहुत ज़्यादा गंभीर है अगर ऐसा कुछ हो जाए तो, पर इसमें ना एक गुगली है, और वो ये है यार, AIFF में तो कोई डिस्प्यूट हुआ ही नहीं था ना, वो तो अपने ऑपरेशंस रन कर ही रहे थे, तो इट्स नॉट लाइक AIFF गया
सुप्रीम कोर्ट के पास कि भाई हमको कुछ इश्यूज हो रहे हैं, आप रिजॉल्व करो। ये तो हुआ ही नहीं था। ये तो एक प्राइवेट सिटीजन थे, सीनियर एडवोकेट जो हैं राहुल मेहरा, वो इस फेडरेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में लेके गए, सुप्रीम कोर्ट के पास लेके गए कि भाई इसका जो प्रोसेस ऑफ वर्किंग है इट्स नॉट राइट, ये सही नहीं हो रहा है जो हो रहा है। तो ये तो एक प्राइवेट सिटीजन लेके गए हैं। अब इस चीज़ पे फीफा के क्लॉजेस में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो ये एक लूप होल है जो कि हुआ। अब अगर AIFF इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, उसको तो जुडिशियल ऑर्डर्स को मानना ही पड़ेगा ना। अगर इस कंट्री में तुम ऑपरेट कर रहे हो वैसे तो होगा ही। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ द केस एंड दिस इज़ द सिनेरियो दैट हैपेंड। एंड ये सब हुआ May 18 को। तो ये सारा May 18 का सीन है जो मैंने तुमको अभी एक्सप्लेन किया है। चलो अभी चलते हैं एक महीना दूर। नाउ इट इज़ June 24 और एक बहुत ही सीरियस चीज़ हो रही है और बातें चल रही हैं पिछले कुछ हफ्ते से, और वो ये है कि शायद इंडिया पे बैन लग जाए। मतलब ऑलमोस्ट बैन लग ही गया है इंडिया पे, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि फीफा को लग रहा है कि COA एक थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस एंड दिस इज़ नॉट अलाउड। लेकिन हम पे ये बैन लगते लगते बच गया। वो कैसे? फीफा ने इंडिया को 38 डेज का टाइम दिया है कि तुमने जो भी रायता फैलाया हुआ है इसको सुलझाओ, सब सेट करो, फिर तुम पे ये बैन नहीं लगेगा। सिर्फ ये नहीं, फीफा ने डेडलाइंस भी दे दी कि जुलाई 31 तक तुम्हारा ये नया कॉन्स्टिट्यूशन बन जाना चाहिए। 5 अगस्त को एक स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग में तुमको फाइनलाइज करने हैं डेट्स कि जब ये इलेक्शंस होंगे, और उसमें ये भी बोल दिया कि सितंबर 15 तक तुम्हारे इलेक्शंस हो जाने चाहिए, सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाना चाहिए। AIFF का जो भी प्रेसिडेंट है, जो भी इलेक्शंस होने हैं वो सब हो जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि अक्टूबर 11 से तो फीफा वर्ल्ड कप इंडिया अंडर 17 जो कंडक्ट करा रहा है, कैसे करवाओगे अगर कोई बॉडी नहीं है? कौन करेगा हैंडल ये सब? प्लस प्रिपरेशन के लिए भी तो तैयारी चाहिए ना। तो दैट इज़ वाई दे वांट सितंबर 15 तक ये सब कुछ सेटल करो। सितंबर 20 तक सब लोग अपॉइंट हो जाएंगे और उसके बाद पूरा तैयारी करो फीफा वर्ल्ड कप का। फीफा ने इतनी भी वार्निंग दे दी, अगर तुम ये डेडलाइंस मीट नहीं कर पा रहे हो तो डेफिनेटली तुम पे बैन लगेगा। एक और चीज़ जो हुई वो ये है कि फीफा ने 7 मेंबर एक कमिटी, एक डेलीगेशन, जॉइंट डेलीगेशन बनाया फीफा और AFC के मेंबर्स का, और उनको इंडिया भेजा कि जस्ट देख के आओ भाई चल क्या रहा है वहाँ पे। अब ये जो डेलीगेशन है ना, ये इंडिया आ गया था, ये साथ में बैठे थे जब ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था। दे वर मेकिंग श्योर कि जो भी क्लॉजेस बन रहे हैं वो फीफा के जो क्लॉजेस हैं उनके साथ अलाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस जॉइंट डेलीगेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो 3 दिन से सब लोग को मिले, हर किसी को मिले। वो इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर मिस्टर अनुराग ठाकुर को मिले, वो उसके बाद AIFF के सारे मेंबर्स को मिले, वो उसके बाद आई लीग ISL के मेंबर्स को मिले, उसके बाद वो जितने भी स्टेट एसोसिएशन हैं उनके साथ मीटिंग्स करी हैं। वो AIFF के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, अभी वो जो फीफा काउंसिल मेंबर हैं मिस्टर प्रफुल्ल पटेल, उनसे भी मिले हैं। तो सारी मीटिंग्स उन्होंने कंडक्ट करवाई हैं इस 3 डे विजिट में। अब इंडिया के पास सिर्फ एक ही प्रॉब्लम नहीं है, विच इज़ दिस, जो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। एक और प्रॉब्लम उन्होंने नोटिस करी, वो ये है, ये जो जॉइंट डेलीगेशन है उन्होंने देखा और नोटिस किया कि कुछ एलिगेशंस लगे थे AIFF के मेंबर्स पे, दैट इज़ करप्शन चार्जेस। वो जो करप्शन चार्जेस हैं उसकी वजह से फॉरेंसिक ऑडिट होगा इस फेडरेशन का, जस्ट टू सी if those charges are correct or not, and then actions will be taken. अब अगले ही दिन, that is June 25 को 35 स्टेट एसोसिएशंस मिलते हैं। अब तुम बोलोगे स्टेट एसोसिएशंस क्या हैं? ये भी सारे मेंबर्स हैं AIFF के। तो जितने भी स्टेट्स हैं उनका अपना अपना वे रहता है कि किस तरीके से उनको स्पोर्ट्स कंडक्ट करवाना है। तो विच इज़ वाई जितने भी स्टेट्स हैं उनका अपना अपना रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं किस तरीके से स्पोर्ट्स कंडक्ट होगा। तो इनमें से 35 स्टेट एसोसिएशंस दे गॉट टुगेदर एंड दे मेट एंड दे डिसाइडेड दैट हम जल्दी से जल्दी ये रेजोल्यूशन पास करेंगे, हम जल्दी से जल्दी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और इलेक्शंस को जल्दी से जल्दी होल्ड करेंगे ताकि सब सेट रहे और इंडिया पे बैन ना लगे। अभी तक सब हैप्पी चल रहा है, सब ठीक है। तुम सोच ही रहे होगे यार, May 18 को सुप्रीम कोर्ट ने COA बना दिया था, तो तब से लेके अब तक उन्होंने क्या किया है? तो 18 मई से लेके June 30 तक COA ने सब स्टेक होल्डर्स के जो भी सजेशंस, सबमिशंस थे वो सब सुने, वो सब अंडरस्टैंड करने की कोशिश की बाय June 30 ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन बना पाए। अब तुमको तो मैंने बताया था जो फाइनल ड्राफ्ट है इस नए कॉन्स्टिट्यूशन का, ये जुलाई 15 तक सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। लेकिन उससे पहले जुलाई 6 या जुलाई 7 को ये जो COA है, ये एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है, ये सारे स्टेट एसोसिएशन, सारे पीपल इन्वॉल्व इन इट,
उन सबको एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन भेज देगा कि यार हम लोगों ने ये प्लानिंग की है। तो उसके बाद जो भी इन लोगों को ऑब्जेक्शंस हैं तुम हमको बताना, हम उस चीज़ को थोड़ा रिजॉल्व करेंगे एंड वे फिर ये हम नया कॉन्स्टिट्यूशन बना के जुलाई 15 तक सुप्रीम कोर्ट को ये कॉन्स्टिट्यूशन भेज देंगे। भाई साहब 150 घंटे का काम किया है इस सीओए ने इतने दिनों में। 150 घंटे का काम, तुम सोचो, व्हाट दे हैव डन इज़ इनक्रेडिबल। पर एक थोड़ी सी वरिंग वाली सिचुएशन है इसमें, वो ये है कि ठीक है, इन्होंने तो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया और जुलाई 7 को सारे स्टेट एसोसिएशन सबको भेज दिया कि हमने ये सोचा है कि इस तरीके से ये चीज़ बनेगी। ठीक है, अगर कल इन लोगों को ऑब्जेक्शंस होते हैं तो उनको वो ऑब्जेक्शंस को रिजॉल्व करके उसके बारे में कुछ सोच के जुलाई 15 तक ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है ये सुप्रीम कोर्ट को भेजना है, क्योंकि फिर सुप्रीम कोर्ट को जुलाई 21 को फिर हियरिंग होगा और वो बताएंगे कि क्या निकला कंक्लूजन इस कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर जुलाई 31 तक ये कॉन्स्टिट्यूशन फाइनलाइज होगा। पर अगर स्टेट एसोसिएशन या किसी ने भी ऑब्जेक्शंस रेज कर दिए, हम किस तरीके से ये डेडलाइन मीट करने की कोशिश करेंगे जो फीफा ने बोला है? फिर तो लेट हो जाएगा ना। हाउ विल वी डू दैट? नाउ लेट मी टेल यू, जुलाई 7 तो हो गया ना। तुम सोच रहे हो कि भाई रिजल्ट तो आ गया, उन्होंने तो भेज दिया, तो क्या हुआ? 44 ऑब्जेक्शंस थे स्टेट एसोसिएशंस ने जो रेज किए, 44 ऑब्जेक्शंस। अब बस उसके बाद क्या, सीओए ने ये सारे सजेशन सुने, अब ये जो फाइनल ड्राफ्ट है ये भेज दिया जुलाई 15 को, जो मैंने स्टार्ट किया था वीडियो में तुमको बताने के लिए। जुलाई 15 को ये चला गया है सुप्रीम कोर्ट के पास। अब मुझे कोई आइडिया नहीं है कि जो भी ऑब्जेक्शंस थे स्टेट एसोसिएशन के कि क्या उसमें वो रिजॉल्व हुए हैं, नहीं हुए हैं, वो क्या ऑब्जेक्शंस थे, क्या नहीं थे। अब सुप्रीम कोर्ट का जो भी आंसर होगा वो हमको पता चलेगा कुछ ही दिन में। लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, क्या नहीं था, क्या बातें हुई हैं, ये सारी चीज़ हमको रंजीत सर बताएंगे। तभी मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट था तुमको सारी चीज़ें बताना, ये सारे नाम बताना कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, सो दैट यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली दैट वॉट एवर हैपेंड ऑन जुलाई 15 एंड उसका हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं एंड व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट ऑन जुलाई 21 जिस दिन हियरिंग है। तुमको सारे मैंने डेट्स बता दिए कि कब एक जनरल बॉडी मीटिंग जो होगा अगस्त 5 को होगा, जब एंड 15 सितंबर तक उनको इलेक्शंस करने हैं हर हालत में, ताकि हम अवॉइड कर पाएँ कि इंडिया पे बैन ना लगे। बाय द वे मैं तुमको कुछ और चीज़ें बताती हूँ। तो जितने भी स्टेट एसोसिएशंस हैं ना, वो काफ़ी यूनानिमस हैं अपने डिसीजन को लेके, और उनको लग रहा है कि अगर सीओए ने हमारे जो ऑब्जेक्शंस थे वो मीट नहीं किए तो हम इस चीज़ को अपोज करने वाले हैं कम्प्लीटली। उन्होंने ये भी बोल दिया है। एंड इसमें काफ़ी सारी डिस्कशन उसकी भी रहेगी कि आई लीग और ISL के बारे में, कि तुमको पता होगा ना वो प्रमोशन एंड डेलीगेशन वाला सिस्टम चलना था, एक टॉप लीग बनना था और वो सब, उस पर भी डिस्कशन चलना था। पर तुमको याद होगा 2010 में AIFF ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था रिलायंस के साथ, जिससे कि ISL का डील बना था 15 ईयर्स का। तो क्या वो इस कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व होगा, नहीं होगा, हाउ इज़ दैट गोइंग टू वर्क? ऑल्सो आई हैव टू टेल यू वन मोर थिंग। मैंने तुमको बताया था कुशल दास जनरल सेक्रेटरी हैं AIFF के, तो जो सारा मीटिंग होता है तो वो करवाते हैं। लेकिन जिस दिन AFC के जनरल सेक्रेटरी ने, मैंने बताया था ना 3 डे विजिट के लिए आए थे वो जो डेलीगेशन के हेड थे, उस टाइम पे जब वो सबसे मिल रहे थे तो ये जो AIFF के जनरल सेक्रेटरी हैं कुशल दास, इन्होंने मेडिकल लीव ले लिया था एंड नाउ ही इज़ नॉट रिप्रेजेंटिंग। तो अभी जो एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी हैं वो हैं सुनंदोधर, मतलब आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट और नॉट, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दीज नेम्स कि कल जब सर इस चीज़ के बारे में बात करेंगे, जो मैं वीडियो कल अपलोड करूँगी, तब तुमको आइडिया हो कि मैं कौन किसके बारे में क्या बात कर रही थी, तो तुम ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया टू मेक इट वेरी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कोर्स, द टाइम लाइन, द वे थिंग्स हैपेंड, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दीज डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन फुटबॉल। यार ये तुम लोग भी समझ सकते हो, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनने जा रहा है, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए फुटबॉल को लेके, क्योंकि अगर हम 1 साल का 2 साल का प्लान करते रहे ना, फिर हम बड़ा एम कभी नहीं कर पाएंगे। तो इंडियन फुटबॉल के लिए ये कुछ दिन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हमको बहुत क्यूरियोसिटी है कि क्या होगा सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग में, क्या होगा कि क्या एक नया कॉन्स्टिट्यूशन पास होगा, नहीं होगा, क्या स्टेट एसोसिएशन सेटिस्फाई होंगे, नहीं होंगे, क्या नए इलेक्शन जल्द से जल्द हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, और क्या इंडिया पे बैन लगेगा, नहीं लगेगा। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि अभी थोड़ा डाइसी सा मामला है और वो तुमको कल सर एक्सप्लेन करेंगे, तो तुम वेट करना उस वीडियो का। थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा। आई डोंट नो तुमको ये वीडियो कैसा लगा, आई होप अच्छा लगा हो।
मैंने अगर कुछ इन्फॉर्मेशन इधर उधर कर दिया, आई एम वेरी वेरी सॉरी. आई ट्राइड माई बेस्ट टू रिसर्च. आई हैव बीन डूइंग दैट. 2-3 दिन लग गए हैं मुझे, मैं कब से बस नोट्स बना रही हूँ इस चीज़ को लेके, सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू विद द बेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन आउट देयर. बाकी अगर तुम्हारे भी दिमाग में कुछ है, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर द थिंग्स डाउन बिलो. वुड लव टू नो. एंड नॉलेज बांटने से बढ़ता है, ऑलवेज से दैट. You don't forget to like this video, comment and share this video. Bell क्या, hit the bell icon, hit the bell icon से never miss a video from me. and कल के वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करें. Thank you for watching. नमस्ते.